17 रिया को मिली सजा सबके सामने। अब तक सब लोग पार्थ सिंघानिया की एक्सीडेंट की खबर सुनकर अस्पताल चले आते हैं, लेकिन वहां जाकर उनको पता चलता है कि एक्सीडेंट पार्थ का नहीं मीरा का हुआ है। रेहान और नताशा भी वहीं मौजूद थे। रेहान अपने दादाजी से मिलने आया था नताशा के साथ, और नताशा पार्थ सिंघानिया की बुआ की लड़की थी, इसलिए उसे भी पता चलता है कि पार्थ सिंघानिया का एक्सीडेंट हो गया है, तो वह भी उससे मिलने के लिए रेहान के साथ उसे मोड़ की तरफ चली जाती है। लेकिन अंदर का माहौल देखकर सबकी आंखें और मुंह फहराने से खुला रहता है, क्योंकि सामने मीरा ने ऋषभ को गले लगाया हुआ था, लेकिन हर किसी की जुबान पर मीरा और ऋषभ प्रजापत को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। एवरीवन इस चीज का इल्जाम पर लगाया था। ऋषभ कुछ करने जाता उससे पहले ही मीरा नाम उसे रोक लिया था। अब आगे शबनविका और मीरा को उनका लंच देकर मीरा के शब्द से बाहर निकलता है कि उसकी नज़र रिया पर जाती है, जो कि अस्पताल से बाहर जा रही होती है। ऋषभ अपने कदम और उसके साथ साथ रेहान और नताशा भी थे, और द फायर स्कूपर दी लायंस ग्रुप के मेंबर भी थे, और पार्थ सिंघानिया भी मौजूद था। वह सभी हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। वह लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ऋषभ उनकी तरफ आ रहा है। ऋषभ अपने कदम बीच में ही रोक लेता है, क्योंकि उसे एक कॉल आ गया था, और जिधर सारे लोग खड़े थे मतलब थे फायरस ग्रुप दी लायंस ग्रुप के मेंबर और रेहान नताशा रिया सब खड़े हुए थे कि उन लोगों की नज़र हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट पर पड़ती है, जहां बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम मौजूद थी। और उनमें से एक लड़का आगे आता है जिसकी उम्र तक की बैन 26 से 27 साल की थी, और उसने इस वक्त व्हाइट शर्ट एंड ग्रे कलर की पैंट पहनी थी। उसकी कड़कती भी लगभग ऋषभ के जैसी थी, और उसी के साथ एक बिजनेस सूट पहने एक शख्स आता है। उसके आसपास से निकल रही वाइब बेहद खतरनाक प्रतीत हो रही थी। वह शख्स अपनी रफ्तार चल के साथ चलते हुए आगे आता है, और रेहान जो उन लोगों के साथ खड़ा था उसे शख्स को देखकर उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, और वह जाकर उन सभी के सामने खड़ा हो जाता है। थे लायंस ग्रुप ऑफ द फायरस ग्रुप के सारे मेंबर उस इंसान पर अपनी नज़रें जमा देते हैं, क्योंकि उसे इंसान की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। वह शख्स रिया के सामने आकर अपने सनग्लासेस को उतरता है, और बड़े ही रौब के साथ वह ग्लासेस उतार कर अपनी बॉडीगार्ड की तरफ उछाल देता है। बॉडीगार्ड भी उसके सनग्लासेस को कैच कर लेते हैं। रिया मेहरा जो कि वहीं मौजूद थी, अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी सांसें रुकती जाती है, क्योंकि था ही वह इतना हैंडसम, इसलिए रिया उसे इंसान को बेहद इंटेंस नज़र से देखने लगती है। लेकिन उसे शख्स की नज़रों में इस वक्त अगर कुछ भाव थे तो वह सिर्फ और सिर्फ नफरत के थे, और वही रिया अपने सामने खड़े इंसान को देखकर पहले नहीं समा रही थी। अभी कोई भी कुछ भी समझ पाता कि तभी उन सब के कानों एक चटक की आवाज़ गूंजती है। उसे आवाज़ को सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की सांस एक पल के लिए रुक सी गई थी, और सबकी नज़रें फर्श पर गिरी उसे लड़की पर गई, जो अभी खड़ी होकर अपनी इंटेंस नज़रों से सामने खड़े शख्स को देख रही थी। अब वह फर्श पर गिरी थी, और उसके पूरे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, और उसके दोनों हाथ फर्श पर थे, और उन्हीं दोनों हाथों के सहारे वह झुकी हुई थी। यह नज़ारा देखकर पार्थ सिंघानिया का खून खौल गया, और वह कुछ एक्शन ले पता कि सारे बॉडीगार्ड जो वहीं खड़े थे अपने बॉस का इशारा पाकर उन सभी को जकड़ लिया गया। वही उसे चटक की आवाज़ से ऋषभ भी वहां आ चुका था, और अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई जो काफी दिलकश थी, और वह भी आकर उसे इंसान के साथ खड़ा हो गया और उसे नीचे गिरी लड़की को नफरत भरे भाव से देखने लगा, जिसे उसकी बहन को उसकी मिस्ट्रेस बताया था। कुछ ही देर में वह एरिया सन्नाटे में तब्दील हो गया था, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी बोलने की, और पार्थ सिंघानिया उसके दोस्त और रेहान सिंह रायजादा को भी बॉडीगार्ड्स ने अपनी कब्जे में ले रखा था। वही वह शख्स जिसने उस लड़की को थप्पड़ मारा था, वह उसकी और नीचे बैठता है और उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ लेता है, और बेहद बेदर्दी के साथ उसके सर को ऊपर उठाता है, और अपनी सर्द मगर खतरनाक आवाज में कहता है, क्या कहा था तुमने प्रिंसेस को कि वह ऋषभ राजावत की रातें रंगीन करती है? बोलो। वही उस शख्स की बात सुनकर हर किसी को यकीन हो गया था कि यह उसे चीज का बदला ले रहा है, लेकिन उसके आगे किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और क्या कहा इंसान ने? प्रिंसेस मीरा इसकी कब से प्रिंसेस हो गई? हर किसी के मन में यही सवाल था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा था कि उतने में ही
उन सब के कानों में गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल भाई, इसी लड़की ने मेरे और मेरी प्रिंस की रिश्ते पर गंदा इल्जाम लगाया है। एक ऋषभ की बात सुनकर वह शख्स गुस्से से उसे लड़की को घूरता है और फिर सर्द मगर खतरनाक आवाज में कहता है, बहुत शौक है ना दूसरों पर इल्जाम लगाने का कि वह किसकी रातें रंगीन करती है और किसकी नहीं, खासकर मेरी प्रिंसेस के ऊपर। तो अब तुम देखोगी कि रातें रंगीन करना किसे कहते हैं और अनजान क्या होता है। राजावत ब्रदर की प्रिंसेस को ऐसा बोलने की वह शख्स ऋषभ की बात सुनकर एक नज़र उसे देखा है और फिर खड़ा हो जाता है और तभी दो बॉडीगार्ड आती है जो कि फीमेल थी और वह चेहरे से काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी और वह आती है अपने बॉस के पास खड़ी हो जाती है और वह शख्स जब उन दोनों को देखा है तो कुछ इशारा करता है, जिसका इशारा समझकर वह दोनों फीमेल बॉडीगार्ड रिया की तरफ आती है और एक फीमेल बॉडीगार्ड रिया को झटका से उठती है। वही थे लायंस ग्रुप, अरे थे फायरस ग्रुप के मेंबर। यह सारा नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे और वह शख्स कोई और नहीं मीरा का बड़ा भाई अस्तित्व राजावत था, जिसे अपने सोर्स से पता चल चुका था कि मीरा का एक्सीडेंट हुआ और वह जल्द से जल्द मीरा से मिलने आना चाहता था। लेकिन अस्पताल में हुए कांड के बारे में उसे पहले से ही पता चल चुका था और वह आते ही मन सबसे पहले रिया को सजा देना चाहता था। आखिर कोई भी भाई अपनी बहन के लिए इतना गंदा शब्द कैसे बर्दाश्ती कर सकता था, और यही हाल था अस्तित्व और ऋषभ का। उन दोनों ने सोच लिया था कि रिया को बहुत बुरी सजा दे। फिलहाल वह दोनों सबके सामने रिया को ऐसी सजा देने वाले थे, इसके बारे में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। राजावत ब्रदर्स, ये सुनकर सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही राजावत ब्रदर्स है जो जल्दी किसी के सामने नहीं जाते थे। यह वही राजावत ब्रदर्स है जिनकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में होती थी, लेकिन इनका मीरा से ताल्लुक है सबके जहां में यही क्वेश्चन थे जिन्हें क्लियर बहुत जल्द अस्तित्व करने वाला था। रिया उन बॉडीगार्ड्स को देखकर डरते हुए अपनी नज़र अस्तित्व पर करती है और अपनी आवाज में थोड़ा दृढ़पान लाकर कहती है, तो वह आपकी मिस्ट्रेस नहीं है तो कौन है फिर, जिसके लिए आप मुझे इस तरह सजा दे रहे हैं। बस अस्तित्व का ये सुना था कि वह वहां गुस्से में चीखते हुए सबको एक नज़र देखते हुए कहता है, कोई मिस्ट्रेस नहीं है, वह मीरा राजावत है, राजावत परिवार की प्रिंसेस, राजावत परिवार की जान और राजावत परिवार की शान और राजावत परिवार का मान है, सब कुछ है, वह मीरा राजावत है। वह अस्तित्व की बात सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं और सब हैरानी भरी नजरों से अस्तित्व राजावत और ऋषभ राजावत को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह मीरा, जिसे वह लोग ठुकराते आए थे, जिसे एक मिडिल क्लास फैमिली से समझते आए थे, आखिर में वह एक इतने बड़े खानदान की प्रिंसेस थी जो उनके साथ रह रही थी और उन लोगों ने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, ये भी याद आते हैं सबकी आंखें एक पल के लिए चोरी सी हो जाती है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनका भी हश्र ऐसे ही होने वाला है। लेकिन फिलहाल अस्तित्व रिया को सजा देना चाहता था। वही अस्तित्व अपने सामने खड़ी लड़की को देखा है जिसने फिर से उसकी बहन के लिए गंदा शब्द इस्तेमाल किया था, और वह गुस्से में उसे देखते हुए अपने दांत भेजते हुए बेहद दर्द आवाज में कहता है, बहुत शौक है ना दूसरे की बहन के लिए इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करने का, तो तुम्हें बताता हूँ कि मिस्ट्रेस होती क्या है, अब बस तुम देखते जाओ तुम्हारा हाल क्या होता है। अस्तित्व उन दोनों फीमेल बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और वह दोनों बॉडीगार्ड्स रिया को लेकर चली जाती है। रिया चिखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसमें गलती खुद की थी। उसने अपनी मौत को न्योता खुद दिया था और पार्थ सिंघानिया चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे अस्तित्व के बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा हुआ था। पार्टी क्या कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सभी को बॉडीगार्ड्स में पकड़ रखा था। रिया के जाने के बाद अस्तित्व उन सबको अपनी ठंडी निगाहों से देख रहा है और फिर अपने कदम मीरा के वार्ड की तरफ बढ़ा देता है। वहीं नताशा, जो रेहान के साथ खड़ी थी, रिया का इतना बुरा हश्र देखकर और उसके साथ क्या होगा ये इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी वह, और उसे अपने लिए भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा था कि वह अब क्या करेगी, क्योंकि उसने भी मीरा को बहुत कुछ सुनाया था। वही अस्तित्व और ऋषभ के चेहरे पर अब जाकर कहीं सेटिस्फेक्शन नजर आ रहा था, क्योंकि वो दोनों अपनी बहन के लिए इतना गंदा शब्द सुनकर चुप नहीं रह सकते थे। उन्हें एक्शन लेना जरूरी था और उन्होंने एक्शन लिया। रिया को बुरी सजा देकर कोई भी भाई अपनी बहन के लिए इतना गंदा शब्द बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी पैराग्राफ अगर उसकी बहन को इतना गंदा शब्द बोले और वह चुप हो जाए।
अस्तित्व की जान बसती थी मीरा में, और यह बात घर में हर कोई जानता था। अस्तित्व में मीरा को अपनी बहन की तरह नहीं, अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। और मीरा भी अस्तित्व को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उससे प्यार तो सभी भाइयों से था, लेकिन जो सबसे ज्यादा अटैचमेंट थी वह थी अस्तित्व से। इसीलिए तो मीरा की एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसे रहा नहीं गया और वह तुरंत यहाँ चले आया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अस्तित्व को मीरा की एक्सीडेंट की खबर कैसे पता चली, तो हम आप सबको बता दे कि अस्तित्व में मीरा के पीछे हिडन बॉडीगार्ड लगाए हुए थे, जो मीरा के हर पल की खबर उसे दे रहे थे। जब उन्हें से अस्तित्व को मीरा के एक्सीडेंट की खबर पता चली तो उसे रहा नहीं गया। उसका दिल बहुत ज्यादा बेचैन और घबरा रहा था, इसलिए वह तुरंत वहां से निकल गया बिना किसी को बताए यहाँ आने के लिए। अस्तित्व अपने कदम मीरा के वार्ड में बढ़ा देता है। अब वह जो रूम में जाता है, मुझे रूम ओपन करता है तो उसके सामने उसकी बच्ची यानी कि मीरा बेड पर बैठी हुई थी और अनविका उनके बगल में बैठी हुई थी। दोनों बात कर रहे थे, लेकिन जब रूम का डोर ओपन होने की उन लोगों की आवाज सुनाई दी तो दोनों की नजरें डोर की तरफ ठहर गई, क्योंकि वहां अस्तित्व के साथ ऋषभ भी खड़ा था। अस्तित्व अंदर आता है और ऋषभ इशारे से अनविका को बाहर जाने को कहता है, तो अनविका भी उसका इशारा समझकर बाहर चली जाती है। वही मीरा की नजरें अस्तित्व पर जाकर रुक गई, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अस्तित्व उसे डांटेगा। वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, लेकिन अस्तित्व के कदम ठहर गए थे, क्योंकि उसने अपनी बहन और अपनी जान से अजीज बच्ची को जख्मी हालत में देखा तो। लेकिन वह उसकी आंखों में डर देखकर वह गहरी सांस लेता है और अपने कदम मीरा की तरफ बढ़ने देता है। वह मीरा के पास जाकर चेयर पर बैठ जाता है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता है। बेहद नर्म आवाज में कहता है, कैसा है मेरा बच्चा? 55%। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना मेरे बच्चे को? अस्तित्व की इतनी नर्म आवाज सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अस्तित्व के गले लग जाती है। बाहर क्या हुआ इसका अंदाजा मीरा को और ना अनविका को जरा भी नहीं था। अस्तित्व भी उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके सर को प्यार से सहलाते हुए उसे चुप करता है। चुप होने के बाद मेरा अस्तित्व को देखते हैं तो अस्तित्व की आंखों में हल्की नहीं थी। यह वही अस्तित्व राजावत है जिसने अभी बाहर मीरा के ऊपर गंदा इल्जाम लगाने वाली लड़की को थप्पड़ मारा था और उसको टॉर्चर करने के लिए अपने ब्लैक विला भेज दिया था। ये वही अस्तित्व राजावत है जिसकी पर्सनैलिटी वहां बाहर खड़े हर इंसान वाक्य थे और अंदर वह एक अलग पर्सनैलिटी थी उसकी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो बाहर था वह थे अस्तित्व राजावत था, और जो यहाँ मौजूद था वह अपने बहन का सबसे प्यारा और सबसे स्ट्रांग भाई था। ऐसे ही तो होता है भाई बहनों का प्यार। अपनी बहन को दर्द में देखकर भाई की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अपनी बहन को रोते हुए हंसाना एक भाई ही तो होता है। ऐसे ही थोड़ी देर मीरा के साथ बात करने के बाद अस्तित्व उसके रूम से निकल जाता है और अपने कदम हॉस्पिटल से बाहर बढ़ा देता है। वह जब रिसेप्शन के पास पहुंचता है तो रिसेप्शन के पास का एरिया काफी बड़ा था। यह वही एरिया था जहां पर अभी कुछ देर पहले अस्तित्व में रिया को थप्पड़ मारा था। अस्तित्व वहां के देखा है तो उसकी बॉडीगार्ड ने अभी भी उन लोगों को पकड़ा हुआ था, तो अस्तित्व उन सभी को इशारा करता है और अस्तित्व का इशारा पाकर वह बॉडीगार्ड उत्सव को आजाद कर देते हैं और पार्थ दौड़कर बाहर जाता है। लेकिन अब क्या था, चिड़िया चुग गई खेत, यह वाला डायलॉग सभी के ऊपर बैठता था, क्योंकि किसी ने भी रिया को डांटा या चिल्लाया नहीं था जब रिया ने मीरा के खिलाफ इतना गंदा बोला था। अस्तित्व रिसेप्शन के पास जाता है और मीरा के डिस्चार्ज के पेपर रेडी करवाता है। कुछ ही पल में मीरा के डिस्चार्ज के पेपर रेडी हो जाते हैं और अस्तित्व अपने कदम मीरा के रूम की तरफ बढ़ा देता है और वह मीरा की रूम में जाता है और मीरा गहरी नींद में सो रही थी। अस्तित्व उसे अपनी गोद में उठा लेता है एक बच्चे की तरह और अपने कदम वहां से बाहर की तरफ बढ़ा देता है। सबने अस्तित्व की गोद में मीरा को देखा था, जो यहाँ पर क्या हुआ उन चीजों से बेखबर अस्तित्व के बाहों में सो रही थी। अस्तित्व के साथ ही ऋषभ भी उसके पीछे चला जाता है और अस्तित्व मीरा को एक पल भी मुंबई में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह मीरा को लेकर राजस्थान के लिए निकल जाता है। उसके साथ ही ऋषभ भी था, लेकिन जाने से पहले अस्तित्व में अपनी बॉडीगार्ड्स को सख्त हिदायत दी थी कि वह रिया को टॉर्चर करके उसके घर के बाहर छोड़ देंगे। 18 रुद्रम सिंह राठौर। अस्तित्व मीरा को अपने साथ राजस्थान लेकर जा रहा था। वह अब एक पल भी यहाँ मेरा तुम नहीं छोड़ना चाहता
था। वह जानता था कि यह जो ग्रुप के इतने मेंबर्स हैं यह मेरा पर झूठ इल्जाम लगाने और उसे टॉर्चर करने में जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। और एक वजह यह भी थी कि वहां रेहान सिंह रायजादा मौजूद था और रेहान के सामने मीरा की सच्चाई आ चुकी थी और अस्तित्व जानता था रायजादा परिवार और राजावत परिवार में कितनी बड़ी दुश्मनी है और कितने सालों से है। और इस बात का फायदा जरूर रेहान उठना, इसलिए वह मीरा को अपने साथ राजस्थान ले आया था, भी उसके साथ आ गया था। खैर, अस्तित्व में अपनी बॉडीगार्ड से कहकर रिया की अच्छी खातिरदारी करने को कहा था और फिर खातिरदारी करने के बाद उसे उसके घर पर छोड़कर आने को भी कहा था। और वैसे भी जो मीरा का एक्सीडेंट हुआ था वह किसी की सोची समझी साजिश थी, इसलिए अस्तित्व मीरा को और भी यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था। किसी को भनक तो लग चुकी थी कि वह राजावत खानदान की प्रिंसेस है। एक प्राइवेट जेट में अस्तित्व इस वक्त बड़ी शान से उसे प्राइवेट जेट की सीट पर बैठा था किसी राजा की तरह, और उसके बगल में ही ऋषभ भी बैठा था। दोनों लैपटॉप पर काफी तेजी से उंगलियां चला रहे थे अपनी, और वही मीरा उसे प्राइवेट जेट का रूम में आराम से सो रही थी। दोनों के चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल भावहीन थे। दोनों ही अपना ध्यान पूरा लैपटॉप पर लगाए हुए थे कि इतने में ही ऋषभ अस्तित्व को देखकर कहता है, भाई वह यहाँ आ चुका है और उसकी मुलाकात मीरा से हो चुकी है। बस ये सुना था कि अस्तित्व के हाथ लैपटॉप पर जो काफी तेजी से कीबोर्ड पर काम कर रहे थे वह रुक जाते हैं, और वह एक नज़र ऋषभ को देखा है और फिर गहरी सांस लेकर दोबारा से अपने लैपटॉप में काम करने लगता है। अस्तित्व जानता था ऋषभ किसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए वह ऋषभ की बातों का जवाब देते हुए कहता है, ये होना ही था, आखिर वह यहाँ आ ही गया। ऐसा कहकर वह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और वह मुस्कुराहट जेनुइन मुस्कुराहट थी जो उसे हमेशा मीरा के साथ रहते हुए उसके लबों पर बनी रहती थी। खैर, दूसरी तरफ मुंबई मनखंडहर हवेली में जहां 3 से 4 लोग कुर्सी पर बंधे हुए थे और उनकी काफी जर्मी हालत थी और उन्हें शरीर पर काफी ज्यादा कट के निशान थे और वहां से खून बह रहा था। वह शख्स जिसके हाथ और पर और सर के माथे पर पी बंधी हुई थी वह जाकर बीच कॉल में खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ पेट की जेब में था और वह बेहद डैशिंग लग रहा था। उसके आसपास बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं और उसके बगल में ही उसका पर्सनल असिस्टेंट खड़ा हो जाता है। बॉडीगार्ड पर्सनल असिस्टेंट की तरफ देखते हैं तो पर्सनल असिस्टेंट उनको कुछ इशारा करता है। पर्सनल असिस्टेंट का इशारा समझकर बॉडीगार्ड एक सोफा लेकर आते हैं और वह सोफा उसे शख्स के पीछे रख देते हैं और वह शख्स बड़ी ठाठ के साथ जाकर उस सोफे पर बैठ जाता है, और वह बैठा भी बड़ी स्टाइल से था। उसका एक पर दूसरे पर था, और एक बॉडीगार्ड उसे लाकर सिगार कमाते हैं और वह अपने हाथ सिगार थामकर इसकी लंबे लंबे केश भरने लगता है। इस दौरान उन सभी जख्मी लोगों को कुर्सी से खोल दिया जाता है और वह सभी उसे आदमी के पैरों के पास गिर जाते हैं। जब वह आदमी सिगार का कश भरता है तो वह नीचे झुककर उन सभी जख्मी लोगों के ऊपर धुआं छोड़ता है। सा होते ही वह चारों शख्स जोर जोर से खांसने लगते हैं, और ऐसा होते ही उसे शख्स के चेहरे पर एक डेविल मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी आंखों में बेशुमार गुस्सा था। वह अपना सिगार मुंह से निकालकर उसे शख्स के हाथों पर लगा देता है, और ऐसा होते ही एक जोरदार चीख उसे खंडहर हवेली में गूंज उठती है। अभी कोई कुछ कहता या करता उससे पहले ही सबके कानों में एक सर्द मगर खतरनाक आवाज गूंजती है, बहुत शौक है ना तुम लोगों को आग के साथ खेलने का? मैं ये बताता हूँ कि आग के साथ कैसे खेला जाता है। उसे शख्स की आवाज इतनी ज्यादा ठंडी और इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वह चारों शख्स की रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। उसे शख्स की आवाज सुनकर उसका बस इतना ही बोलना था कि वह बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, और बॉडीगार्ड वहां से कुछ चीज लाकर एक टेबल पर रख देते हैं, और वह टेबल भी अभी लाई गई थी और वह सभी चीज उस पर रख दी गई थी। चाकू था, बेल्ट था, और पेट्रोल और लाइटर भी था, और हंटर भी था। उन सभी चीजों को देखकर वह चारों शख्स एक एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिनकी आंखों खौफ उतर आया था। ये खौफ उसे इंसान की मौजूदगी से भी था और कुछ उन सामानों को देखकर भी था। वह शख्स दोबारा सिगार लेता है और फिर से उसके लंबे लंबे कश भरने लगता है। अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। उसका इशारा समझकर बॉडीगार्ड वहां पर रखी एक टेबल और चेयर के पास चेयर पर ले जाकर एक शख्स को बंद देते हैं, और वह इंसान जिसे ऑर्डर दिया था अपने बॉडीगार्ड्स को 2-3 कश लेने के बाद वह अपने सोफे से
खड़ा होता है और सिंगर को अपने पैरों तले रौंद देता है और टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। सबसे पहले वह अपने कदम उसे आदमी की तरफ बढ़ा देता है उसके हाथ में इस वक्त चाकू था और वह उसे चाकू को लिए हुए उसे आदमी के पास जाता है और बेहद खतरनाक वॉइस में कहता है, बोल किसके कहने पर किया था तूने। लेकिन वह आदमी कुछ नहीं कहता। इतने में ही उसकी चीख गूंज उठती है क्योंकि उसे इंसान ने इसके हाथ पैर और सर में पट्टी बंधी हुई थी। उसे इंसान ने सामने वाले आदमी की आंखों में चाकू डाल दी थी। कुछ ही पल में तड़पते तड़पते वह आदमी मर जाता है और इतनी ज्यादा बेदर्दी से उसकी मौत मिली थी कि उसे शख्स की बेदर्दी को देखकर तीनों आदमी जो जिंदा थे जख्मी हालत में थे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक साथ में ही बोलना स्टार्ट करते हैं। अभी वह कुछ बोलने या कहते उससे पहले ही 2-3 बॉडीगार्ड आते हैं और एक आदमी को जंजीरों से बांध देते हम और दूसरे आदमी को इस टेबल पर दोबारा बैठाया जाता है और तीसरे आदमी को राशियों के जरिए बांधकर उल्टा लटकाया जाता है। उन तीनों आदमी की आंखों में खौफ था और वह खौफ लिए अपने सामने खड़े उसे बेदर्द जालिम आदमी को देख रहे थे जो दुनिया का सबसे बेदर्द और जालिम आदमी था और उसी शख्स की आंखों में बेशुमार गुस्सा था और कोई कुछ बोलने को भी तैयार नहीं था और तैयार भी हुए थे तो खौफ के मारे कोई कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इसलिए वह उन तीनों को लास्ट वार्निंग देते हुए बेहद गुस्से और खतरनाक आवाज के साथ कहता है, अभी वक्त है बता दो कि किसके कहने पर तुम लोगों ने मेरा पीछा करके मेरा एक्सीडेंट किया था, वरना तुम तो जानते ही हो कि क्या हश्र होगा तुम्हारा। इस इंसान की तरह बेदर्दी से मौत मिलेगी। सर ये सुना था कि चहू तीनों शक ऐसी चीज का इंतजार कर रहे थे और वह तीनों इंसान आदमी उसे शख्स को देखते हुए डरते उड़ते एक बात बताते हैं। पूरी बात जाने के बाद वह शख्स उन लोगों को देखा है और लास्ट में बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं यहाँ, किसके कहने पर किया है ये बताओ, पूरी राम कहानी नहीं जाननी है। तीनों शख्स पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर बहुत कोशिश करने के बाद कोई कुछ नहीं बोलता तो वह इंसान अपनी जगह से खड़ा होता है और बेहद गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है, लगता है खौफ भूल चुके हो। रुद्रम सिंह राठौर का वक्त आ गया है फिर से। रुद्रम सिंह राठौर का खौफ क्या होता है ये बताने का। इसी के साथ ही उसे खंडहर हवेली में चीखें गूंजने लगती है क्योंकि वह शख्स उन तीनों को अलग अलग तरह से सजा दे रहा था। एक पर फोड़े बरसाए जा रहे थे, दूसरे के ऊपर पेट्रोल डाला जा रहा था और तीसरे को फिर से वही खंजर से सजा दी जा रही थी। सब पर कोड़े बरसाए जा रहे थे। वह हिम्मत करके जवाब देते हुए कहता है, भैरव सिंह हम ये सब भाई रव के कहने पर कर रहे थे। उनकी आवाज में आई कबकबाहट इस बात की गवाह थी कि वह कितने ज्यादा खौफ खा रहे थे अपने सामने खड़े रुद्रम सिंह राठौर से। रुद्रम जो उन लोगों को सजा देने के लिए खड़ा था, लेकिन जब उसके मुंह से उसने भैरव सिंह का नाम पूरा तो उसकी गुस्से में पूरे हाथ, सर और गले के पास की नसें साफ दिखने लगी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वह इस नाम को सुनकर बेहद खुश नहीं है। वह अपने हाथ से खंजर छोड़कर अपने सोफे पर जाकर बैठ जाता है और बॉडीगार्ड को इशारा करता है। अगले ही पल वहां चीखों का सिलसिला शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में शांत ही हो जाता है और रुद्रम तब तक वही बैठा अपने सामने का नजारा देख रहा था और वह अभी भी सीगा का कश लिए जा रहा था। चीखें बंद होते ही रुद्रम वहां से उठा और उन सभी की लाशों को देखते हुए बेहद सरहद मगर खतरनाक आवाज में कहता है, भैरव सिंह बहुत शौक है ना पीठ पीछवार करने का। अब तुझे ये रुद्रम सिंह राठौर बताया कि दुश्मन को कैसे हराया जाता है और बाजी कैसे पलटी जाती है। इतना कहते ही वह उसे खंडहर जैसी हवेली से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही वह अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है कि यह सभी लाश इसके मालिक के पास पार्सल कर दो। रुद्रम अपनी कार में बैठकर वहां से अपनी प्राइवेट जेट की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे भी राजस्थान ही जाना था। राजस्थान अस्तित्व का प्राइवेट जेट उसके एयरपोर्ट पर लैंड होता है और फिर वह लोग प्राइवेट जेट से उतरकर अपनी कार में बैठते हैं और वहां से राजावत हवेली की ओर चल देते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग राजावत हवेली पहुंच जाते हैं। हालांकि मीरा अभी भी सो रही थी और अस्तित्व ने उसे गोद में लिया हुआ था। वह राजावत हवेली में टर करता है तो लिविंग हॉल में ही सभी लोग मौजूद थे और सभी लोग किसी न किसी चीज पर चर्चा कर रहे थे। उन सभी की नजरें जब अस्तित्व की गोद में सो रही मीरा के ऊपर जाती है तो सब
लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। और जब अस्पताल मीरा को लेक पता तसी को मीरा की चोट दिखा दे रही थी और मीरा की नसी हालत देखकर सन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं जीर। खास तीर से उसकी माँ और चस्की भी माँ और की दादी और उसकी बड़ी बहन आशा की आंख में आया जाता है। मीरा की ऐसी हालत देखकर सब काफी ज्यादा परेशान हो गए थे वयों की मीरा उन सभी की लाडली थी और मीरा की ऐसी हालत हर किसी को परेशान कर रही थी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मीरा वहां तो एग्जाम देने गई थी, फिर ऐसी हालत कैसे हो गई उसकी। और सभी अस्तित्व से सवाल पूछना चाहते थे लेकिन अस्तित्व ने उन सभी को इग्नोर करके मीरा के कमरे की तरफ अपना कदम बढ़ाता है और मीरा के रूम में जाकर उसे काफी आराम से लेट आता है जैसे वह कोई कांच की गुड़िया हो, अगर वह छोड़ देगा तो टूटकर बिखर जाएगी। खैर अस्तित्व मीरा को उसके रूम में लेटकर अच्छे से उसको ब्लैंकेट उड़कर रूम से बाहर आता है। सभी उसको लिविंग रूम में नजर आते हैं और सभी के चेहरे पर परेशानी थी और वह अपनी माँ और अपनी छोटी माँ और अपनी बहन और अपनी दादी की आंखों में आंसू देखा है तो वह आंख बंद करके गहरी सांस लेता है। वह जानता था कि मीरा इस घर की लाडली है, सब की जान बसती है उसमें। अगर सबको ये खबर पता चलेगी तब मेरा कोई हालत में खेने तो उन सभी का ऐसा रिएक्शन होने वाला था। यह अस्तित्व ये बात पहले से जानता था। अस्तित्व सबके पास आकर बैठ जाता है और सबको बताता है कि मीरा का एक्सीडेंट हुआ था और वह उसे यहाँ ले आया है। सभी अस्तित्व की बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मीरा का एक्सीडेंट हो जाएगा और खासतौर से मीरा की मां को। उन्हें सुबह से बेचैनी हो रही थी लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा था। लेकिन जब उन्होंने मीरा की ऐसी हालत देखी तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। अस्तित्व ने सबको संभाला और सबको कहा कि मीरा के सामने खुद को मजबूत दिखाना नहीं तो मीरा भी टूट सकती है। सबका ऐसा बिहेवियर देखकर सभी को अस्तित्व की बात सही लगती है, इसलिए सभी मीरा को सही सलामत देखकर उनको राहत की सांस भी मिलती है और वह लोग अपने आप को नॉर्मल रखते हैं। अब सबको इंतजार था तुम मीरा की नींद से जागने का। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहें। आप सबकी डिमांड पर हमने हीरो का नाम सामने ले आए हैं। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप सबको हीरो का नाम कैसा लगा और बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम बहुत जल्दी हीरो और हीरोइन की मुलाकात करवाएंगे और वह मुलाकात बहुत धमाकेदार होने वाली है। तब तक के लिए बने रहिए मेरी कहानी के साथ। 19 उसी ने मीरा का एक्सीडेंट करवाया है। रुद्रम इस वक्त अपनी कार में बैठा था और वह अपना सर सीट कर की सीलिंग को एक तक देखता रहता है। वह अपनी आंख बंद करता है तो उसके सामने एक लड़की का चेहरा घूम जाता है जो उसे घायल अवस्था में देखकर काफी ज्यादा परेशान और रो रही थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं हमारी मीरा थी जो हमारे रुद्रम जी के ख्यालों में अपनी जगह बनाई हुई थी। मीरा के बारे में सोचकर रुद्रम के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और वह बेहद जुनूनियत में कहता है, जाना सोचा नहीं था कि तुमसे इस कदर और इस हालत में मुलाकात होगी, और वह भी मुलाकात हुई तो अधूरी हुई और इस मुलाकात को मुकम्मल करूंगा, ये रुद्रम सिंह राठौड़ का वादा है। ऐसा कहते ही उसने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली क्योंकि वह अपनी आंखें खोलने नहीं चाहता था और उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ मीरा छाई हुई थी। मीरा का गाड़ी में बिठाना, फिर बार बार उसे होश में रहने के लिए कहना, उसके लिए रोना, जब कुछ सेकंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके कानों में जब मीरा की रोने की आवाज जाती है तब वह अपनी आंखें खोलता है। ये सब याद करके रुद्रम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो शायद ही कभी किसी ने देखी होगी। हमारे हुकुमसा के चेहरे पर मुस्कुराहट। द्रम की कार कुछ वक्त में ही आकर एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर रुकती है और रुद्रम अपनी कार से उतरकर बड़े हीरोबदार चल के साथ अपने कदम प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ा देता है और कुछ ही देर में वो प्राइवेट जेट अपना सफर तय करने लगता है। दूसरी तरफ राजस्थान में राजावत हवेली स्टडी रूम। अस्तित्व इस वक्त अपने किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने ही सोफे पर दादाजी, उसके पापा और उसके चाचा जी दोनों मौजूद थे। अस्तित्व के चेहरे के इतने सीरियस एक्सप्रेशन देखकर दादाजी और चाचा जी और पापा जी के एक्सप्रेशन भी थोड़े सख्त हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि अस्तित्व सीरियस है तो जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। अभी बोलो, ये सब सो ही रहे थे, सोच का अनुमान लगा ही रहे थे कि उतने में अस्तित्व की आवाज उन सभी के कानों में आती है। उसे पता चल चुका है, वह आ चुका है और उसी ने मीरा का एक्सीडेंट करवाया है। सर ये कहने की देर थी कि दादाजी जो अपनी छड़ी
संभाल ले बैठे थे उनकी छड़ी उनके हाथ से छूट गई और चाचा जी और पापा जी के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल सख्त हो गए और दादाजी भी अपनी छड़ी संभालते हुए सख्त आवाज में बोले, कुछ भी हो जाए उसे मीरा तक नहीं पहुंचना है, अगर वह मीरा तक पहुंच गया तो हमारी मीरा को हमसे अलग कर देगा। दादाजी का ये कहना था कि अस्तित्व की आवाज आती है जो काफी दमदार थी। बिल्कुल नहीं, मेरी बच्ची तक वह बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। पापा जी और चाचा जी जो अब तक खामोश थे वह भी अस्तित्व का साथ देते हुए कहते हैं, जैसे अब तक हम मीरा को प्रोटेक्ट करते हैं उससे वैसे ही आगे भी करेंगे और वह हमारी बच्ची तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। दादाजी भी तीनों की बातों में हाँ में हाँ मिलते हैं और अपनी दमदार आवाज में कहते हैं, मीरा के पीछे सिक्योरिटी बढ़ा दो, मैं उसे लेकर कोई भी लापरवाही नहीं चाहता। दादाजी की बात सुनकर अस्तित्व हाँ में कर ही लाता है। उसके बाद सभी लोग स्टडी रूम से बाहर निकल आते हैं और वह लोग लिविंग हॉल में आकर बैठ जाते हैं। रात का वक्त हो चला था और मेरा अभी तक सो रही थी दवा के असर से और सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे थे। दिन का भी टाइम हो चुका था लेकिन अभी सभी को इंतजार था सिर्फ मीरा के जागने का, और सभी का इंतजार अब खत्म हो जाता है। अध्या जो कि मीरा के रूम में ही बैठी थी मीरा के होश में आने का इंतजार कर रही थी। मीरा के होश में आते ही आद्या सबसे पहले उसे संभाल बेड से टेक लगाकर बैठाती है और फिर मीरा के रूम से निकाल कर रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी नज़र लिविंग हॉल में दौड़ आता है तो लिविंग हॉल में सारी फैमिली बैठी हुई थी और अध्याय सभी को बताती है कि मीरा को होश आ गया है। तो सभी फैमिली वाले खुश होकर ऊपर आते हैं। मीरा के दादाजी राजवर्धन राजावत, उनकी बीवी सुनंदा राजावत, मीरा की दादाजी दादी जी मीरा, बड़े पापा अखंड राजावत और उनकी बीवी यानी कि मीरा की बड़ी मम्मी आकृति राजावत, इनको भी 2 बच्चे। मीरा के पापा ओमकार राजावत, मीरा की माँ सोनाली राजावत, इनकी बस एक ही औलाद है और वह है मीरा यानी कि अपनी हीरोइन। मीरा के चाचा आयुष्मान राजावत और उनकी बीवी अर्पिता राजावत और उनके 2 बच्चे हैं, लव और कुश। ये दोनों अभी फिलहाल हॉस्टल में रह रहे हैं। मीरा के बड़े पापा के बच्चे जो कि मीरा से बड़े हैं, 2 भाई बहन हैं, अस्तित्व राजावत, आस्था राजावत ये दोनों मीरा से बड़े हैं। मीरा के चाचा के बच्चे अभिषेक राजावत और ऋषभ राजावत, ये दोनों भी मीरा से बड़े हैं और ऋषभ अभिषेक से छोटा है। मीरा, ऋषभ और आस्था ये तीनों की बहुत अच्छी बनती है क्योंकि यह तीनों में ज्यादा उम्र का फैसला नहीं है, लेकिन हाँ मीरा, ऋषभ और आस्था 4-5 साल का गैप है दोनों से मीरा का, क्योंकि मीरा अभी सिर्फ 20 साल की है और मीरा अपने घर में सबसे छोटी है और सबकी लाडली भी। मीरा की फैमिली का इंट्रोडक्शन एक बार फिर से, ताकि आप लोग किसी के भी नाम में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मीरा की दादी सुनंदा की, मीरा की बड़ी माँ आकृति जी और मीरा की माँ सोनाली जी और मीरा की चाची अर्पित जी, ये चारों लेडीज आगे आता है और दादी जी सबको हटाकर सबसे पहले मीरा की नज़र उतरती है क्योंकि उन्हें अपनी दोनों पोती बहुत प्यार था। वह तो प्यार अपने पोतों को भी करती थी और उनकी दोनों पटिया उनके दिल के बेहद करीब थी, इसलिए दादी जी मीरा और आस्था दोनों प्यार करती थी। मीरा की मां सोनाली जी जो काफी देर से अपने इमोशंस रोके हुए खड़ी थी, लेकिन वह अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह मीरा को देखकर रो पड़ती है क्योंकि आखिर उनकी औलाद उनसे 3 साल तक डर रही और फिर 3 साल बाद वह वापस आए और फिर दोबारा उनसे दूर मुंबई जाकर उसने अपना एग्जाम देने के लिए गई थी, बट वहाँ मतलब राजावत खानदान के दुश्मनों ने उसको ट्रिक किया था। इसलिए उन्होंने मन ही मन में यह चीज सोच ली थी कि वह जल्द ही 10 चीज को लेकर मीरा के पापा और घर के सभी बड़ों से जरूर बात करेंगे और सब लोग उसका साथ जरूर देंगे। खैर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सोनाली जी आगे जाती है और मीरा को गले लगा लेती है और मेरा भी मन की ममता का स्पर्श पाकर उनकी गले लग जाती है। ऐसा ही एक एक करके सारी लेडीज मीरा से मिलती है। उसके बाद उसे रेस्ट करने का कहकर सब लोग उसके रूम से चले जाते हैं। लिसन एवरीवन, हमसे ना यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आस्था को हमने आधा के नाम से प्रोनाउंस कर दिया है, तो आप लोग उसे चीज को लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। हम आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं कि मीरा की जो बड़ी बहन है उसका नाम आस्था राजावत है, आध्या नहीं है, गलती से हो गया है। आस्था मीरा के पास ही रुकती है और आस्था की भी जान मीरा में बसती थी और वह भी उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट करती थी। मीरा का एक और भाई है अभिषेक राजावत, वह
फिलहाल और यहाँ उपस्थित नहीं है, इसलिए उसको मीरा के एक्सीडेंट की खबर नहीं है। वह फौरन गया है किसी बिजनेस डील के सिलसिले में। वहीं दूसरी तरफ अब तक रुद्रम का प्राइवेट जेट राजस्थान के एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था और गाड़ियों की काफी लंबी कतार लगी हुई थी। रुद्रम के बॉडीगार्ड भी पूरे एयरपोर्ट पर तैनात थे, जिन्होंने काफी लंबे चौड़े बॉडी बिल्डर टाइप सारे बॉडीगार्ड्स थे और वह सभी रुद्रम के एयरपोर्ट पर तैनात थे और वह सभी रुद्रम का इंतजार कर रहे थे। रुद्रम का प्राइवेट प्लेन लैंड होता है और रुद्रम बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने प्राइवेट जेट से उतरता है और फिर अपने कदम कार की तरफ बढ़ा देता है और उसके साथ ही काफी सारे बॉडीगार्ड उसको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे थे। खैर, रुद्रम अपनी कार में बैठकर उसकी कार का काफिला अपनी मंजिल की ओर चल पड़ता है। इस दौरान सुबह से रात हो चुकी थी और रुद्रम अपने प्राइवेट विला गया हुआ था। वह अपने रूम में जाता है और जाकर सबसे पहले शावर लेता है। खैर, रुद्रम के प्राइवेट विला की बात करें तो व्हाइट एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन का वह विला बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रहा था। मेन गेट से इंटर होते हुए एक बड़ा सा फाउंटेन था और वही काफी बड़ा सा गार्डन था जिसमें तरह तरह की फूल लगे हुए थे। गार्डन से होते हुए विला के में एंट्रेंस पर कराकर रुकती है और विला के अंदर इंटर करते ही सबसे पहले एक लिविंग हॉल पड़ता था, जो काफी बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था। और लिविंग हॉल में ही काफी बड़े बड़े 2 झूमर लगे हुए थे और वहां पर सोफा रखा गया था जो काफी ज्यादा आलीशान था। और लिविंग हॉल से होते हुए राइट साइड की ओर सीधी गई थी और एक लेफ्ट साइड से सीधी गई थी और दोनों ही तरफ उन सीढ़ियों पर काफी खूबसूरत से कालीन बिछी गई थी, जिसका लुक और भी अच्छा लग रहा था। और लिविंग हॉल में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज रखी गई थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि यह किसी हुकुम साउथ नंबर 1 वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन का घर है। खैर, और रुद्रम अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा देता है, जो कि हाल से सीधा लगा कर जाने पर थी और वह लिफ्ट भी कुछ इस तरह थी कि मतलब वह एक दीवार का ही पार्ट लगे, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता था कि वहां पर लिफ्ट है। रुद्रम अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और उसका कैमरा सेकंड फ्लोर पर था, लेफ्ट साइड पर भी था और राइट साइड पर भी था, दोनों साइड पर भी था। उसका दोनों रूम था और थर्ड फ्लोर पर जिम, स्विमिंग पूल, मिनी होम थिएटर सब कुछ मौजूद था। और राइट साइड में एक पेंटिंग रूम, एक पियानो रूम मौजूद था। राइट साइड जाने की तरफ किसी को भी इजाजत नहीं थी सिवाय रुद्रम के। रुद्रम ही उधर जाता था और एक उसका सबसे खास नौकर था, नौकर नहीं बटलर कह सकते हैं, बटलर को ही सिर्फ और सिर्फ उधर जाने की इजाजत थी और वह उधर जाकर साफ सफाई करता था, सिर्फ पियानो रूम और बेडरूम की और किसी चीज की नहीं। जो तीसरा रूम था वह शिवाय रुद्रम के कोई और ओपन नहीं कर सकता था। रुद्रम अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वह अपने कदम थर्ड फ्लोर की तरफ बढ़ा देता है, राइट साइड, जहां सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग और म्यूजिक रूम था, जिसमें म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट में रखे हुए थे। रुद्रम जब पेंटिंग रूम ओपन करता है तो वहां एक लड़की की बहुत सारी तस्वीर थी और सब अलग अलग तरह की थी। किसी में उसने राजस्थानी कपड़े पहने हैं, किसी में वह मॉडर्न कपड़े में है, किसी में वह एक सिंपल सलवार सूट में है, किसी में उसकी आंखें हैं, किसी भी उसकी मुस्कुराहट की फोटो बहुत अच्छी खूबसूरत खूबसूरत फोटो थी। 26 पेंटिंग रोमांस बड़े रुद्रम अपनी उसे पेंटिंग रूम में खड़ा काफी गिर से उसे रूम को देख रहा था, क्योंकि उसे रूम एक ही लड़की की कराई सारी पेंटिंग की और कर तरह की पेंटिंग थी, बस एक ही लड़की थी। रुद्रम रूम में दाखिल होता है और अपने कदम उस स्टैंड की तरफ बढ़ा देता है जहां पर कई सारे स्टैंड रखे थे और उसे पर खाली पेज और उसी के साथ कई सारे पेंटिंग ब्रश और पेंस रखे हुए थे। रुद्रम अपने कदम उसे स्टैंड की तरफ करता है और वहां पहुंचकर वह सबसे पहले अपने शर्ट के बटन ओपन करता है। शर्ट के बटन ओपन करने के बाद वह अपनी शर्ट को उतारता है और शर्ट को उतारने के बाद वह पेंटिंग रे को अपने हाथ में लेता है और दूसरे हाथ में ब्रश लेता है और उसे स्टैंड के पास एक स्टूल भी वहीं मौजूद था और वह उस पर बैठ जाता है और बैठने के बाद वह अपने हाथ बेहद बारीकी से उसे पर पेंटिंग बनाने लगता है। उस पेंटिंग को बनाते हुए रुद्रम उसे पेंटिंग में बन रही लड़की के ख्यालों में खो गया था। ये कोई और नहीं मीरा थी। रुद्रम उसे पेंटिंग को देखते हुए बेहद जुनून भरी आवाज में गाना गाता है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है? अभी रुद्रम ने ये लाइन गई ही थी कि उसे अपनी पीठ पर से होते हुए अपने सीने पर एक नर्म हाथ का स्पर्श महसूस होता है। इस स्पर्श को महसूस करके उसकी आंखें सुकून से बंद हो जाती है
रुद्रम अपनी आंखें खोलकर उसे मुलायम हाथ पर अपने हाथ रखता है और उसे शख्स को अपने आगे करता है तो वह मीरा थी, जो एक खूबसूरत सी वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी जो मुश्किल से उसके थार तक आ रही थी, और उसके नीचे उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे। मुझे आदत बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है। मीरा यह अल्फाज कहते हुए रुद्रम की आंखों में एक तक देखती रहती है। मीरा की अल्फाज सुनकर रुद्रम की आंखें सुकून से फिर बंद हो जाती है और उसके होठों पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है सर पे है, कब से है। रुद्रम अपनी जगह से खड़ा होता है और मीरा की कमर पर अपने हाथ रखता है और उसे खुद के करीब करता है। रुद्रम के हाथों में जो पैंट्स लगे हुए थे वह मीरा की थाई पर लग जाते हैं और मीरा की नजरें बराबर रुद्रम की नजरों पर बनी हुई थी। दोनों ने एक मिनट के लिए भी आंखें नहीं झपकाई थी। इस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है, उसमें थोड़ी हरकत होने दो हो। ये लाइन बेहद ही सेक्रेट में मीरा रुद्रम के करीब जाकर उसके कानों में रहते हैं, जिससे रुद्रम की दिल की धड़कनें बेतहाशा धड़क उठाती है। और मीरा के दोनों हाथ अब रुद्रम की शर्टलेस पीठ पर थे और रुद्रम का एक हाथ मीरा की ताई को सहला रहा था। शायरी सुनाती इन दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो। अब रुद्रम ने मीरा की थाई को वैसे ही सहलाते हुए मीरा की होठों के करीब बढ़ाते हुए ये लाइन गुनगुनाया थी, जिससे मीरा की हार्ट बीट तेज हो जाती है। इश्क की ख्वाहिशों में भीग लो बारिशों में आओ ना। मीरा फिर से रुद्रम की लव के करीब बढ़ाते हुए बेहद धीरे से ये लाइन गुनगुनाती है। तुम्हें पकड़ ना खोने का जुनून पे है, कब से है। रुद्रम मीरा की थाई पर अपनी पकड़ कसता है और फिर एक बार की उसे अपने करीब करता है, जिससे मीरा रुद्रम की बाहों में खींची चली जाती है और रुद्र मीरा के नेक में अपना चेहरा कुपा कर मीरा के कान के पास बेहद से डिटेक्टिव वे में ये कहता है, मुझे नजरों में रख लो तुम कहीं, कहना ये तुमसे है मेरा। वैसे ही रुद्रम की नेक पर हल्के हल्के से किस करते हुए ये लाइन उसके कान में गती है। तुम्हन अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है सर पे है, कब से है। ये लाइन गाते हुए रुद्रम मीरा के शर्ट को एक शोल्डर से नीचे करने लगता है और हल्के हल्के वहां किस करते हुए ये लाइन गाता है, हम रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गई हूं मैं। इस कदर दीवानापन चढ़ा अचानक ही मेरा रुद्रम को धक्का देती है, जिसमें रुद्रम पीछे लगे सोफे पर गिर जाता है और उसके ऊपर आकर बड़े जी नजाकत के साथ उसके सीने पर हाथ फेरते हुए मीरा बड़े ही सेडिक्टिव वे में उसके सीने पर हाथ फिराते हुए ये लाडन गाती है, देखो ना यहाँ आके मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा, अब संभलना नहीं है, जो भी है वो सही है, आओ ना। मीरा के इस तरह से सीने पर बड़े ही सेडिक्टिव वे में उंगलियां चलाने पर रुद्रम अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर आंखें खोलकर झटके से मीरा को पेलता है और उसके ऊपर जाकर और उससे पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है। रुद्रम का एक हाथ मीरा की कमर के पास था तो दूसरा उसके चेहरे के पास था और आंखों में आंखें डालकर बेहद दीवानगी के साथ ये लाइन गाता है, तुझे खुद से मिलाने का जुनून सर पे है, कब से है। रुद्रम झुककर मीरा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इस दौरान रुद्रम की पकड़ मीरा पर ढीली हो गई थी और वह और इसी बात का फायदा उठाकर मीरा रुद्रम को तेज धक्का देती है, जिससे रुद्रम मीरा के साइड आ जाता है और मीरा उठकर उससे कुछ कम दूरी पर आ जाती है। और रुद्रम अपनी जगह से उठकर मीरा को देखा है और फिर वैसे ही गाते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, मुझे रहने दो अपने पास ही, कहना ये तुमसे है मेरा। जो रुद्रम से दूर खड़ी हो गई थी वह रुद्रम को देखते हुए उसके करीब आती है और उसके ऊपर पूरी तरह से बेंड होकर पूरी तरह से ली हो जाती है और रुद्रम भी उसकी कमर पर अपने हाथ ले जाता है और एक बारगी उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे मीरा उसकी बाहों में खींची चली आती है और मीरा रुद्रम के होठों के करीब बढ़ती है और वही रुद्रम मीरा के एक साइड शोल्डर शर्ट को गिरता है और धीरे धीरे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इस दौरान दोनों का आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं टूटा था और मेरा रुद्रम की आंखों देखते हुए इस गाने की लाइन को गती है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है सर पे है, कब से है। द्रम रुद्रम जो मीरा को शोल्डर पर किस करने के लिए करीब बढ़ रहा था, वह भी मीरा की आंखों में देखते हुए ये लाडन गाता है और अपने हॉट शोल्डर पर रख पाता उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक होती है। रुद्रम एक पल के लिए तो इग्नोर कर देता है क्योंकि उसके सामने मीरा थी, लेकिन जब दोबारा दस्तक होती है तो वह पलट कर गेट की तरफ देखता है और दोबारा पलट कर रूम की तरफ देखता है।
ना वहां पर मीरा थी नहीं उसका कुछ नामो निशान था। ये देखकर रुद्रम अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्रम अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोलते हैं और अपनी बेहद मैग्नेटिक और सेडिक्टिव वॉइस में कहता है, जाना तुम तो पहले बस जब मैं सोया करता था तब तुम मेरे ख्वाबों में आया करती थी, अब तुम मुझे ऐसे भी नजर आने लगी। हाँ अब और इंतजार नहीं होता, जल्द से जल्द अपनी तड़प खत्म करनी है मुझे तुम्हें अपनी बाहों में लेकर। ऐसा कहकर रुद्र गहरी सांस लेता है और फिर गेट ओपन करता है। वहां पर घर का बटलर खड़ा था जो कि रुद्रम को डिनर के लिए बुलाने आया था। रुद्रम उसे देखकर अपने कदम रूम से बाहर निकलता है और पलटकर एक रूम की देखा है, फिर अच्छे से लॉक करने के बाद अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा देता है। तो हमारे रुद्रम की खुली आंखों से सपना देख रहे थे हमारे मीरा का। खैर यह सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा। उसको पूरा करने के लिए आप सबकी लेखक है ना। न जाने ये कैसा एहसास था, न जाने कैसी ये तड़प थी जो वक्त के साथ रुद्रम की मीरा के लिए बढ़ती जा रही थी। वही हमारी रुद्रम जी की तरफ से बेखबर मीरा जी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। वह अपने रूम की बालकनी में लगे झूले पर बैठी हुई उसे चांद को देख रही थी जिसकी रोशनी काफी ज्यादा थी। वह अपनी पहली जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि आखिर कैसे लोग उसे क्या क्या नाम देकर पुकारते थे, नाजायज तो किसी के टाइम पास का नतीजा, किसी के हवस का नतीजा, सब उसे बताते थे, लेकिन कोई नहीं था जो उसे सिंपैथी देता, या कोई ऐसा था ही नहीं। लेकिन जब से किस दुनिया में आई थी मीरा के परिवार वालों ने उसे मीरा को काफी अच्छे से रखा था, जैसा वह प्रिंस ट्रीटमेंट अपनी रियल लाइफ में चाहती थी कि कोई उसे इस कदर प्यार करे कि वह अपने सारी पिछले दर्द को भूल जाए। लेकिन ऐसा था नहीं, उसकी असली जिंदगी में कभी कोई ऐसा नहीं मिला। पर यहाँ आकर उसे इतनी अच्छी फैमिली, इतनी अच्छे भाई जो उसके लिए इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, उसे वह सब कुछ मिला था। अब बस कमी थी तो एक सच्चे प्यार की। मीरा ये सब सोच ही रही थी, अचानक उसकी दिमाग में एक बात क्लिक होती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके जहां में एंजल का बस एक ही सवाल घूमने लगता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।